सो आई नो आप लोगों का मिड टर्म्स आ गया है और आप लोगों को बहुत ज्यादा डर लग रहा है, परेशान हो रहे हो कि कैसे करें, क्योंकि आप लोगों ने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया नहीं था और अब आपको हो रही है टेंशन, और इस टेंशन का सोल्यूशन लेकर आई है शिवांगी मैम। जी हाँ, मैं हूँ शिवांगी चौहान, आपकी बायो मेंटोर, और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत प्यारा सा सोल्यूशन। यानी कि अगर आपको पता हो कि इससे जो पहले का चैप्टर था, यानी कि लाइफ प्रोसेस का माइंड मैप आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ विद इन 20 मिनट्स, और अब हम कंट्रोल कोऑर्डिनेशन को भी 10-15 मिनट में निपटा देंगे, राइट। और ये जो आपका रिवीजन होने वाला है, ये प्रॉपर आपका माइंड मैप के थ्रू होने वाला है, यानी कि मैं कहूँ मेरे खुद की बनाए नोट्स के थ्रू होने वाला है। अब इस नोट्स में स्पेशल क्या है मैम? स्पेशल ये है कि मैंने पिछले 10 साल के पेपर को एनालाइज करके जिन टॉपिक्स से क्वेश्चन आते हैं उन टॉपिक्स के ऊपर इन नोट्स को बनाया है। यानी इस 15 मिनट में जो आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ, ये सारी चीजें आपको एग्जाम में दिखने वाली हैं। अभी तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ माइंड मैप करवा रही हूँ चैप्टर वाइज। मैं आपको लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, एंड आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कोई और चैप्टर भी आपके एग्जाम में आ रहा है क्या, मैं उसका भी माइंड मैप आपको दे दूंगी। इसके बाद हम करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपको चाहिए होंगे आपके मिड टर्म स्पेसिफिक, वो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। करना क्या है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वीडियो को कमेंट करना है कि आपको और क्या चाहिए मेरे थ्रू, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को फटाफट से, एंड लेट्स गो। फर्स्ट ऑफ ऑल, होता क्या है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन? तो आप जो भी चीजें, लाइक फॉर एग्जांपल कि मुझे कोई अभी आवाज दे कि शिवांगी मैम सुनना, मैं कहूंगी हाँ भाई क्लास चल रही है बाद में बताना, राइट। तो मैंने कुछ जवाब दिया, या मुझे यहाँ पे कोई छिपकली दिख जाए तो मैं डरूंगी या क्लास छोड़ के भाग जाऊंगी। भागने वाली नहीं हूं वैसे मैं, ठीक है। तो यानी आप किसी भी चीज को जो जवाब देते हो, रिस्पॉन्ड देते हो, वो करने के लिए आपको ये सिस्टम चाहिए होता है। तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सिस्टम इनेबल्स यू और मेक यू टू रिस्पॉन्ड द स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? अरे वही सेम चीज, आपके इन्वायरमेंट में जो भी बदलाव हो रहे हैं, ऑल दी चेंजेस इन योर सराउंडिंग इज नोन एज स्टिमुलस। एसी का टेम्परेचर एकदम से कम हो जाना, छिपकली का दिखना, मम्मी का आके मार देना, है ना, कोई भी चेंजेस, अभी आप आराम से खड़े हो, नॉर्मल सब कुछ चल रहा है, इस एनवायरमेंट में कुछ भी बदलाव होगा, कुछ सामान का गिर जाना, तो मेरा ध्यान वहां जाएगा, अरे क्या गिर गया। तो जो भी चेंजेस होते हैं उन चेंजेस को हम स्टिमुलस कहते हैं, सबसे पहली चीज। नाउ अब इसको रिस्पॉन्ड करने के लिए हमारे पास दो सिस्टम होते हैं, नर्वस सिस्टम एंड दी एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम में आता है आपका ब्रेन, आपका स्पाइनल कॉर्ड, आपकी नर्व्स, न्यूरॉन्स, है ना, ये आते हैं आपके नर्वस सिस्टम में। एंडोक्राइन में आपके हार्मोन्स आते हैं जो हेल्प करते हैं इस सिस्टम को वर्क करने के लिए, या ये अलग से भी हेल्प करता है, अलग से भी काम करता है, ये आपस में कनेक्टेड भी हैं और ये इंडिविजुअल भी काम करते हैं। हम लोग आराम से बात करेंगे हर एक सिस्टम के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम में बेटा दो डिवीजन आती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब होता है द सुप्रीम पावर ऑफ योर बॉडी, यानी यहां बात करते हैं ब्रेन एंड योर स्पाइनल कॉर्ड की। ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, ये आपकी बॉडी के सुप्रीम पावर है जो हर डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जब भी फैसला लेना हो इनका काम आ जाता है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन। Now, if I talk about what comes in this peripheral nervous system, तो बेटा आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है आपकी जितनी भी नर्व्स हैं, ऑल दी नर्व्स जो निकल रही हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। सिंपल सी बात है, ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स को बोलते हैं क्रैनियल नर्व्स, जो कि होती हैं 12 इन पेयर्स, और जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलती हैं उनको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स, जो होती है 31 पेयर्स। अब ये नर्व्स कहाँ जा रही हैं? उड़ तो रही नहीं है बाहर की तरफ, ये कहीं ना कहीं जाके जुड़ रही हैं। यस, दैट्स द पॉइंट। तो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब होता है ऑल दी नर्व्स जो आपकी बॉडी के पेरिफेरी में है, यानी आपके ब्रेन और आपके स्पाइनल कॉर्ड को आपके बॉडी के पार्ट से कनेक्ट करने वाली नर्व्स। अब डिपेंड करता है कि ये नर्व्स कहाँ जा रही हैं, ब्रेन और यहां से निकल के किधर जा रही हैं। अगर ये जा रही हैं आपके वॉलेंट्री पार्ट्स तक, अगर ये जा रही हैं आपकी बॉडी के वॉलेंट्री पार्ट्स तक, तो उस सिस्टम को कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। यानी वो पार्ट जो आप कंट्रोल कर सकते हो, आपका लिम्स, हाथ पैर कंट्रोल कर सकते हो ना, इसी तरह अगर वो नर्व्स जा रही हैं आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स तक, यानी उन पार्ट्स तक जो आपके कंट्रोल में नहीं है, राइट, आपके इंटरनल ऑर्गन्स जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो अगर उन तक वो नर्व्स जा रही हैं तो उसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्लियर? दो सिस्टम हो गया, ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं कि यस, अब हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि उसके बाद हम एंडोक्राइन सिस्टम भी कवर करेंगे, जहां पे बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ ओरली। देखो,
एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब होता है वो सिस्टम जहां पे हॉर्मोन्स का रोल आया है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो ग्लैंड्स जो हार्मोन बनाती हैं, हॉर्मोन्स व्हिच आर डायरेक्टली मिक्स्ड विद द ब्लड। देखो दो तरह की ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन मतलब जो अपनी सिक्रेशन को ब्लड में ऐड करती है, यानी कि हॉर्मोन्स ब्लड में ऐड हो जाते हैं। और जो आपकी एक्सोक्राइन होती है उनका मतलब होता है ऐसी ग्लैंड जो बेसिकली हमने जो लाइफ प्रोसेस में पढ़ी थी, जो आपकी डाइजेस्टिव जूसेस बनाती हैं, जो ब्लड में ऐड नहीं होता, जो एक डक्ट सिस्टम के थ्रू अपने टारगेट साइट तक पहुंचता है। दे आर दी डक्ट वाली ग्लैंड, जिनके पास खुद की डक्ट होती है, लाइक फॉर एग्जांपल लिवर, उसके बाद अपनी हिपैटिक डक्ट है, पेंक्रियास पेंक्रियाटिक डक्ट है, राइट। तो डक्ट सिस्टम जिसके पास होता है वो एक्सोक्राइन होती है। हम यहाँ पे एंडोक्राइन की बात कर रहे हैं, यानी हॉर्मोन्स बनाने वाली ग्लैंड्स। कौन कौन सी आती हैं? पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, पैंक्रियास एंड गोनाड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। वाई मास्टर ग्लैंड? जैसे मैं मास्टर हूं, क्यों? क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, आपको गाइड कर रही हूँ कि ये करना है, ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं करना। तो आई एम मास्टरिंग यू, आई एम गाइडिंग यू, राइट। इसी तरह पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो अ मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये भी बाकी ग्लैंड्स को बताता है कि क्या करना है, कब सिक्रीट करना है, कब रोकना है, कब रिलीज करना है, कब स्टॉप करना है। दैट्स व्हाई इट्स अ मास्टर ग्लैंड। इसका खुद का हार्मोन क्या होता है? इसका खुद का हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन, जो बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कॉज करता है। तो अगर किसी की हाइट बहुत लंबी दिखे, यानी कि उसके बॉडी में ज्यादा हार्मोन बन गया है। कौन सा हार्मोन बन गया है? पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन बन गया है, करेक्ट। और अगर हाइट छोटी सी है, उसका मतलब उनकी बॉडी में कम ग्रोथ हार्मोन बना है बाय दिस ग्लैंड। नाउ कमिंग टू थायराइड ग्लैंड। भाई थायराइड ग्लैंड क्या होता है? थायराइड ग्लैंड आपका यहाँ पे होता है नियर दिस लैरिंक्स बॉक्स, वॉइस बॉक्स, एंड इसका काम होता है थायरोक्सिन बनाना। कैसे बनाता है? मतलब इसकी सिंथेसिस में आयोडीन का बहुत रोल होता है। तो अगर आपके डाइट में आयोडीन की कमी है तो ये हार्मोन कम बनेगा। अगर ये हार्मोन कम बनेगा तो दिक्कत आ जाएगी, आपको गोइटर हो सकता है। गोइटर इज बेसिकली द एनलार्जमेंट ऑफ दिस ग्लैंड। अब इस हार्मोन का काम क्या है, इस ग्लैंड का काम क्या है? तो जो थायरोक्सिन बनाता है ये आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, यानी टूटना, जो रिएक्शंस होती है ना, ग्लूकोज का टूटना, एनर्जी में बनना, प्रोटीन का टूटना, सो दैट उसकी एब्जॉर्प्शन हो पाए। तो जितनी भी रिएक्शंस हो रही है, जो तोड़फोड़ हो रही है, ब्रेकडाउन हो रहा है, वो सब आपका मेटाबॉलिज्म के अंदर आ जाता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू एड्रिनल ग्लैंड। ये आपके किडनीज के ऊपर होता है, टोपी, बिल्कुल ऐसा ना कैप लाइक सिस्टम, लेकिन आपकी किडनी ने दो कैप पहन रखी है, ठीक है। तो वो होती है एड्रिनल ग्लैंड। ये एड्रेनलिन सिक्रिएट करती हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वही हार्मोन है जो आपको स्ट्रेस सिचुएशन में क्या करना है ये बताता है। जैसे कि आपका एग्जाम आ रहे हैं, आप पैनिक कर रहे हो, आपका हार्ट बीट बढ़ रहा है, क्या करें, टेंशन हो रही है ना। तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है कि एकदम से लगे गिव अप कर दो, छोड़ो अब नहीं पढ़ सकते, अब नहीं हो पाएगा, या एकदम से कि आज तो एक रात में पूरा सिलेबस खत्म करके दिखाएगा तुम्हारा भाई। यानी दिस ये जो एटीट्यूड है फाइट या फ्लाइट का, भागे, डर जाए, गिव अप करें या लड़े, तो ये जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प होता है ये एड्रेनलिन करवाता है। ये आपके बॉडी में एड्रेनलिन रश लेकर आता है, आपके बॉडी को प्रिपेयर करता है फॉर द एक्शन। जितनी आपको एनर्जी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल जो आपको जोश आने वाला है भागने के लिए या फाइट करने के लिए, वो सारी एनर्जी कैसे बनेगी? जब ये हार्मोन रिलीज होगा और सारे बॉडी के पार्ट्स को इंस्ट्रक्ट करेगा कि देखो भाई इमरजेंसी सिचुएशन है, जल्दी जल्दी काम करना है, एंड वी हैव टू अरेंज लॉट्स ऑफ एनर्जी, राइट। तो ये इसका काम आता है। देन कम्स द पैंक्रियास। पैंक्रियास इज दोगली ग्लैंड। वाई दोगली? क्योंकि ये मिक्सोक्राइन ग्लैंड है। इट कैन एक्ट एज एंडोक्राइन ऑल्सो एंड एक्सोक्राइन ऑल्सो। एंडो मतलब हार्मोन सिक्रिएट करती है, कौन कौन से? इंसुलिन एंड ग्लूकागन। ये दोनों मिलके आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं। इंसुलिन ब्लड शुगर को कम करता है, ग्लूकागन ब्लड शुगर को बढ़ाता है। ये दोनों बैलेंस में काम करते हैं, एंटेगनिस्ट एक दूसरे के, करेक्ट, राइट। और इसका एक्सोक्राइन फंक्शन क्या है जो आपने पढ़ा था लाइफ प्रोसेस में, यानी कि ये सिक्रीट करता है पैंक्रियाटिक जूस, एमाइलेज, याद आ रहा है? ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड योर क्या था लाइपेज, राइट। तो ये आपके आ जाते हैं इस वाले के अंदर। Now coming to gonads, you know very well that testes and ovaries are the gonads. इनको हम gonads क्यों कहते हैं बेटा? इनको gonads कहते हैं because ये gametes बनाते हैं। testes बनाती हैं आपकी sperms, ovaries बनाती हैं आपकी eggs, और ये hormones भी बनाते हैं। जैसे कि testes बनाता है testosterone, ovary बनाती है estrogen, जो आपकी बॉडी के secondary sexual characteristics को डेवलप करवाने में हेल्प करता है, करेक्ट। चलो प्लांट्स वाला पार्ट हम बाद में कवर करेंगे। हमने अभी तक क्या डिस्कस कर लिया है? हमने एंडोक्राइन सिस्टम डिस्कस कर लिया है, और अब हम डिटेल में बात करने वाले हैं अबाउट दी नर्वस सिस्टम। लेट्स गो। सो ये रहा। अब नर्वस सिस्टम
को हम नर्वस सिस्टम कह रहे हैं। इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या इसके कंपोनेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम कहती हूँ तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब इसमें एलिमेंट्री कैनाल्स हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो मिलकर इस सिस्टम को बना रहे हैं। इसी तरह नर्वस सिस्टम को कौन कौन बना रहा है, तो इसको बना रहे हैं कुछ नर्व्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब मिलकर सिस्टम को बनाते हैं। ब्रेन आपको पता है, हम पढ़ेंगे इसके जस्ट अगली वाली स्लाइड में। स्पाइनल कॉर्ड यू नो दैट इट इज लोअर टू द ब्रेन एंड ये रिफ्लेक्स एक्शन में इसका बहुत रोल आता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन जब भी लेना होता है तो आपके स्पाइनल कॉर्ड एक्ट करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन आर द एक्शन जो इमीडिएट होते हैं, फटाफट से लेना होता है। एकदम से शेर आ गया, क्या करे, तो इस टाइम पे आप दिमाग नहीं लगा सकते कि शेर आएगा तो हम राइट भागे या लेफ्ट भागे। तो यू कैन नॉट यूज योर ब्रेन, क्योंकि ब्रेन क्या है, थिंकिंग पार्ट है, सोचेगा, समझेगा, टाइम लेगा, वो हम नहीं ले सकते, हमारे पास टाइम ही नहीं है एक्चुअली। तो हम ऐसे केस में अपने स्पाइनल कॉर्ड से डिसीजन बनवाते हैं, उसको मेन पावर देते हैं कि तू भाई तू डिसीजन ले, तू जल्दी करेगा, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड का मेन काम क्या आता है, रिफ्लेक्स एक्शंस में। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि व्हाट आर द रिफ्लेक्स एक्शंस। दीज आर द एक्शंस जो तब लिए जाते हैं जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है, तुरंत एक्शन करना होता है, तुरंत हमको डिसीजन बनाना होता है, देन कम्स द रोल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर। बाकी ब्रेन हम पढ़ने वाले हैं इसके अगले स्लाइड में। बात करते हैं आपके नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स होती हैं, तो नर्व्स आर द टिश्यू, और टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स। कौन से सेल से बना है, न्यूरॉन से बना हुआ है। तो बेसिकली सिंपल सी बात है कि नर्व क्या है, टिश्यू है, और टिश्यू आप लोग पढ़ चुके हो कि इट्स अ ग्रुप ऑफ सेल्स, करेक्ट। तो कौन कौन से सेल्स का ग्रुप है बेटा, तो यहां पे आएगा आपका न्यूरॉन प्लस न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया आपने शायद पहली बार सुना होगा, ये आप जानते हैं, ये आप सुन रहे हैं। तो ये एक तरह के सपोर्टिंग एक्टर हैं जो सपोर्टिंग रोल करते हैं। इनको सपोर्ट करना, न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं, नरिश करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये इनका काम आता है। बाकी न्यूरॉन्स को आपको पता है कि इट्स अ बेसिकली दिस ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर। कैसा दिखता है भाई, ये रहती है इसकी सेल बॉडी, ये रहते हैं इसके डेंड्राइट्स, ये आती है इसकी बड़ी सी एक्सॉन, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ दिस सेल, एंड देन कम्स द नर्व एंडिंग, जिसके बाद एक नया न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या आ गया, सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड एक्सॉन। सेल बॉडी दैट कंटेन्स द न्यूक्लियस दैट प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। एक्सॉन जो इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी से दूर लेके जा रहा है टुवर्ड्स द अदर न्यूरॉन, राइट। एंड देन द एक्सॉन विच इज, हाँ एक्सॉन ही बताया था मैंने आपको। डेंड्राइट्स इज द पार्ट विच रिसीव्स द इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलो अब बेटा मैं आपको बताऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज की फ्लो क्या होता है, व्हाट इज द फ्लो। अब इतना समझ में आ गया कि ये सिस्टम क्या कर रहा है, आपको चीजों को रिस्पॉन्स करने में हेल्प कर रहा है, पर कैसे, बाहर की चीजें हमारे ब्रेन तक पहुंच कैसे रही हैं। मैम हमने देखा इसलिए पहुंच गया, पर बेटा आईज से ब्रेन तक कैसे जा रहा है, नोज से ब्रेन तक कैसे गया, आपने कुछ गर्म छू लिया, यहां से यहां तक कैसे गया, क्या ऐसी चीज है जो इस इंफॉर्मेशन को यहां तक पहुंचा रही है, कुछ तो है ना जो यहां से यहां तक कहां आया, मतलब अंदर अंदर कुछ भाग रहा है, अंदर अंदर कुछ, हमारे अंदर कोई एक पोस्टल सिस्टम है, हमारे अंदर बॉडी के अंदर कुछ पोस्टल सिस्टम है जो चिट्ठियां पहुंचा रहा है, वो सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको फ्लो बताती हूँ क्या होता है। देखो स्टिमुलस, सबसे पहले स्टिमुलस का मतलब क्या हुआ, द चेंज, जो आपने बदलाव देखा आसपास, एक टेडी रखा है, वो टेडी गिर गया, तो ये एक बदलाव था मेरे एनवायरमेंट में कि एकदम से टेडी गिरा कैसे। रिस्पॉन्ड किसने देखा, मेरी आंखों ने देखा, मेरे कानों ने सुना, तो ये जो रिसेप्टर्स होंगे मेरे आईज वाले, मेरे ईयर्स वाले, वो उस स्टिमुलस को रिसीव करेंगे। तो रिसेप्टर्स रिसीव द स्टिमुलस, और रिसीव होते ही कुछ केमिकल्स, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स बन जाएंगे, कुछ केमिकल रिएक्शन सेट हो जाएंगे, इसके चक्कर में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स बनेंगे। अब बेटा आपके बॉडी में कोई भी इंफॉर्मेशन है केमिकल्स के फॉर्म में ही ट्रैवल करती है, न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं जिनको, ठीक है, केमिकल्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है। इधर से उधर कहीं जाना हो या कुछ मैसेज देना हो, जैसे आपके जो हार्मोन्स हैं, दे आर नथिंग बट प्रोटीन्स दैट आर आल्सो योर केमिकल्स ओनली, है ना, मैसेंजर्स ओनली। तो हमारे बॉडी में इंफॉर्मेशन ऐसे ही ट्रैवल करती है, ठीक है। तो इस स्टिमुलस की वजह से कुछ केमिकल्स बन जाएंगे, यानी कि कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स बन जाएंगे बेटा, क्लियर, ये बन जाएंगे। अब होगा क्या कि इन रिसेप्टर्स से ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है कहां जाएंगे, अब क्या होगा मैम, यही भागने वाले हैं ब्रेन तक, ये नहीं भागेंगे, ये सिर्फ रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन को। आइज के रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स, नाक के रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी, टेस्ट रिसेप्टर्स गस्टेटरी को बोलते हैं जिनको, ठीक है। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है इसको रिसीव करेंगे कौन, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। बेटा न्यूरॉन्स आपके 3 तरह के होते हैं, ये लिखी है मैंने पहली टाइप,
सेंसरी न्यूरॉन्स का मतलब वो न्यूरॉन्स जो सेंस करते हैं इंफॉर्मेशन को, सबसे पहले इंफॉर्मेशन यही रिसीव करते हैं, दे आर द बेसिकली सबसे पहले इंफॉर्मेशन को पकड़ने वाले। कैसे पकड़ते हैं? डेंड्राइट्स के थ्रू पकड़ते हैं। जैसे ये इंफॉर्मेशन डेंड्राइट को टच करती है या डेंड्राइट्स उनको कैच करते हैं, वैसे ही ये केमिकल सिग्नल बेटा इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैम वाई इलेक्ट्रिकल? केमिकल से काम नहीं चल सकता था? नहीं चल सकता था, क्योंकि हमें इस इंफॉर्मेशन को बहुत जल्दी ब्रेन तक पहुंचाना है। टाइम नहीं है। जब तक आप मतलब मानो अगर बहुत लेट होगा तो आपने जब तक छिपकली देखी, आपका ब्रेन जब तक उसको सुनेगा, रिस्पॉन्स लाएगा, तब तक छिपकली भाग जाएगी, आपके सर पे गिर जाएगी। तो वी कैन नॉट डिले दिस प्रोसेस, बहुत जल्दी करना होता है। तो इसीलिए बेटा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रैवल फास्टर देन दिस केमिकल सिग्नल्स, इसीलिए इन केमिकल को हमें इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो मैम क्या सेंसरी न्यूरॉन भागता है फिर यहां से यहां तक पूरा पूरा पाथ कवर करता है? नहीं बेटा, ये एक इकलौता नहीं है, इसके जैसे मिलियंस में है। यस, दे आर इन मिलियंस। और ये चुगली वाली आंटीज होती हैं, इनका काम क्या है? बाहर की इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाना। चुगली तो कर रहे हैं एक तरह से, बाहर भाई ये हो गया, इसने चिपकली देख ली है, क्या किया जाए, राइट? तो ये चुगली करनी है ना इसको, तो इसलिए ये एक नहीं है, इनका पूरा व्हाट्सएप ग्रुप है, पूरा ब्रॉडकास्ट चैनल है इनका। ये एक ने इंफॉर्मेशन एक को दी, एक को करते 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 ब्रेन तक पहुंचेगी। ठीक है, तो ठीक है, अब ये डेंड्राइट्स ने इसको कैच किया, थ्रू आउट द ये ट्रैवल करेगा, जैसे ये एंडिंग में पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, तो वापस ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल था ना बेटा, ये वापस से केमिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट न्यूरॉन है वो उसको केमिकल्स के फॉर्म में ही कैच कर सकता है, इलेक्ट्रिकल में नहीं। तो ये प्रोसेस रिपीट होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल बना था और यहाँ पे ये वापस से केमिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर केमिकल से वापस इलेक्ट्रिकल बनेगा जब उसके नेक्स्ट वाले न्यूरॉन को डेंड्राइट्स को कैच करना होगा। सेम चीजें, मतलब देख रहे हो क्या हो रहा है? सबसे पहले केमिकल के फॉर्म में था, इलेक्ट्रिकल बना कहां पे? डेंड्राइट्स पे, फिर उसने वैसे ही ट्रैवल किया। बट जैसे ही वो एक्सॉन टर्मिनल में पहुंचता है, या मैं कहूं जैसे ही वो साइनैप्स से पहुंचता है, वो फिर से केमिकल में कन्वर्ट करेगा। जैसे ही वो साइनैप्स वाले रीजन में पहुंचता है, व्हाट इज साइनैप्स? द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप में जैसे ही पहुंचेगा, वो फिर से केमिकल्स में कन्वर्ट करेगा, और फिर से उसको नेक्स्ट न्यूरॉन की डेंड्राइट कैच करेंगे, वो फिर से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगा, फिर वो ट्रैवल करेगा, और फिर वो केमिकल में कन्वर्ट होगा जब वो फिर से साइनैप्स पे पहुंचेगा। तो इस तरह करते करते इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंच जाती है। ठीक है, समझ में आया? तो ये जो कन्वर्जन हो रहा है ना, केमिकल से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिक से केमिकल, देन इलेक्ट्रिकल, देन केमिकल, इसी को बोलते हैं इम्पल्स। इसी को बोलते हैं इम्पल्स, जो यहाँ लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? ये नर्व इम्पल्स ट्रैवल। व्हाई वी आर कॉलिंग इट इम्पल्स? इम्पल्स का मतलब होता है द वेव लाइक पैटर्न। क्यों बना है? बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टेंट कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। ये चेंजेस जो हो रहे हैं, ये एक वेव लाइक पैटर्न बना रहा है, और इस पैटर्न की वजह से ही जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे रिसेप्टर से पहुंचती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वो इन्फॉर्मेशन वापस से मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, कहां गया जी, कहां गया ये, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। यहां होता है डिसीजन मेकिंग कि क्या किया जाए, छिपकली दिखिए क्या करें, मारें, इग्नोर करें, क्या करें। तो यहां पे बनता है डिसीजन, और उस डिसीजन को दे दिया जाता है मोटर न्यूरॉन्स को। ये हैं आपके सेकेंड टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, अब मोटर न्यूरॉन्स उस इंफॉर्मेशन को कहां लेके जाएंगे? वो लेके जाएंगे उस इंफॉर्मेशन को टूवर्ड्स द इफेक्टर्स। इफेक्टर्स क्या होता है? वो पार्ट, वो मसल, वो ग्लैंड जिसे एक्शन करना होता है, जिसे एक्शन लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक्शन लेना है अपने हाथों से कि भाई एक बॉटल उठा के मारना है मुझे, तो मेरे हाथ की जो मसल्स होंगी वो इफेक्टर्स कहलाएंगी। द पार्ट, द ऑर्गन, द ग्लैंड विच हैज टू टेक द एक्शन, विच नीड्स टू टेक द एक्शन इज नोन एज इफेक्टर, और यही है जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। बस ये होता है फ्लो। स्टिमुलस, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मोटर न्यूरॉन्स, इफेक्टर, एंड अगेन रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड। एक और टाइप ऑफ न्यूरॉन बच गया जिसको हम बोलते हैं इंटर न्यूरॉन्स या रिले न्यूरॉन्स। ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं, और ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं, एनालाइज करने में हेल्प करते हैं, यहीं पे होते हैं। तो टोटल कितने न्यूरॉन्स हो गए आपके? 1, 2 एंड 3। 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स आर देयर। एक जो इंफॉर्मेशन को रिसेप्टर से लेके जा रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, दूसरा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही प्रेजेंट है, जो इन्फॉर्मेशन को एनालाइज कर रहा है, जिसको बोलते हैं रिले न्यूरॉन, एंड थर्ड जो इन्फॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर आ रहा है टुवर्ड्स द इफेक्टर, जिसे एक्शन करना है। दैट्स इट, सिंपल। और बीच का प्रोसेस आपको समझ में आ गया? ऐसे होता है इम्पल्स, ऐसे इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करती है। ठीक है, अब जैसे ही इफेक्टर तक पहुंचते हैं, वहां पे जो गैप आता है उसको बोलते हैं एनएमजे, द गैप बिटवीन न्यूरॉन एंड द इफेक्टर मसल।
एक पॉइंट तो आएगा ना जहां पे एंडिंग आ जाएगी, जहां पे न्यूरॉन के बाद दूसरा न्यूरॉन नहीं होगा, जिसके बाद सीधे मसल होगी जिसको एक्शन लेना है। तो वो पॉइंट जहां पे एक न्यूरॉन के बाद मसल है, इनके बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरो मसल जंक्शन। क्लियर? और दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को क्या बोलते हैं? साइनैप्स। दो न्यूरॉन के बीच के गैप को क्या बोलते हैं? साइनैप्स। और मसल न्यूरॉन के बीच के गैप को क्या बोलते हैं? एनएमजे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्लियर? चलिए, नाउ कमिंग टू ब्रेन। ब्रेन के होते हैं तीन पार्ट्स, थ्री पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन इज द पार्ट जो बेसिकली क्या कर रहा है, आपके ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है। और इसके खुद के तीन पार्ट्स होते हैं, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, और ये आपकी आईक्यू, मेमोरी, सेंसरी एबिलिटीज लाइक विजन, हियरिंग, टेस्ट, ये सब कंट्रोल करता है आपका सेरेब्रम, ठीक है। क्योंकि इसके पास खुद के चार लोब्स होते हैं, ठीक है, खुद के चार लोब्स होते हैं। ये पूछते हैं कि आपके ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? सेरेब्रम, क्योंकि इसका खुद के चार लोब्स होते हैं, ठीक है। देन कम्स द थैलेमस जो आपके सेरेब्रम के जस्ट नीचे होता है, इट रैप्स अराउंड द सेरेब्रम। देन कम्स द हाइपोथैलेमस जो आपकी भूख, प्यास, नींद, टेम्परेचर सब कंट्रोल करता है, ठीक है। देन आपका आता है मिड ब्रेन जो स्मॉलेस्ट होता है, रिफ्लेक्सिव एक्शन में रोल होता है, ज्यादा कुछ प्रोमिनेंट रोल नहीं है, तो इतना डिस्कस आपके एनसीईआरटी में इसको नहीं किया गया है। नाउ कम्स द हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके खुद के भी तीन पार्ट्स होते हैं जस्ट लाइक दी फोर ब्रेन। क्या क्या? सेरेबेलम, पॉन्स एंड मेड्यूला। आप कंफ्यूज हो सकते हो सेरेबेलम और सेरेब्रम के बीच में, बट आप ध्यान देना यहाँ पे बेलम लिखा है, बेलम। बेलम मतलब बैलेंस, वो पार्ट आपके ब्रेन का जो आपकी बॉडी का बैलेंस पोस्चर कंट्रोल करता है, इज द सेरेबेलम। पॉन्स इज जस्ट लाइक उसमें कुछ फाइबर ट्रैक्ट्स होती हैं जो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करती है, दैट्स इट। देन कम्स द मेड्यूला। मेड्यूला इज दैट पार्ट जो आपकी बॉडी के इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जो हमारी मर्जी से नहीं चल रहे हैं, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, स्नीजिंग, कफिंग, है ना, इनवॉलंटरी एक्शंस, रिफ्लेक्स एक्शंस, वो सब आपका मेड्यूला कंट्रोल करता है। तो ये रहा आपका पूरा समरी ऑफ दिस ब्रेन पार्ट। नाउ कमिंग टू प्लांट्स। बेटा प्लांट्स में ब्रेन नहीं होता, दे डोंट हैव नर्वस सिस्टम। अगर नर्वस सिस्टम होता तो उनको भी दर्द फील होता, बट प्लांट्स डू नॉट फील द पेन। जो प्लांट्स होते हैं उनमें पेन नहीं होता। हम कहते हैं ना भाई प्लांट्स को भी दर्द होता होगा, नहीं बेटा, दे डोंट फील पेन बिकॉज दे डोंट हैव पेन रिसेप्टर्स। समझ में आ रहा है सबको? उनके पास पेन रिसेप्टर्स ही नहीं है तो उनको दर्द क्यों होगा? दे जस्ट हैव हॉर्मोन्स, उनके पास सिर्फ हॉर्मोन्स होते हैं। क्लियर? अब हॉर्मोन्स के थ्रू वो रिस्पॉन्स करते हैं, एक्शन करते हैं। तो यहां पे हम बात करने वाले हैं उनके चार हॉर्मोन्स के बारे में, ठीक है। क्या क्या होता है यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले स्लाइड में लिखा हुआ है, ये देखिए, ये रहा, ठीक है। तो आपके प्लांट्स के पास चार हॉर्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन, गिब्रालिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड एंड ऑल्सो इथाइलिन। पांच हो गए, ठीक है, पांच हो गए। ऑक्सिन क्या करता है? अगर आपकी प्लांट्स की शूट या रूट की ग्रोथ करवानी है, ध्यान रखना जो कीवर्ड यूज कर रही हूं सिर्फ उतना ही एग्जाम में पूछा जाता है। आपके प्लांट की जो शूट और रूट की ग्रोथ है वो ऑक्सिन करवाता है, स्टेम की ग्रोथ गिब्रालिन करवाता है, सेल का डिवीजन, सेल का नंबर बढ़ाना साइटोकाइनिन करवाता है, और जो पत्तियां गिर जाती हैं या जो डॉर्मेंट सीड्स होते हैं जो जर्मिनेट नहीं करते, वो एब्सिसिक एसिड की वजह से होता है। देन कम्स द इथाइलिन जो फ्रूट्स को राइप करने में हेल्प करता है, पकाने में हेल्प करता है। क्लियर? ठीक है, बस थोड़ा सा और बच्चा, बस 2 मिनट की बात और बच्चों, ध्यान सुनना। फिर आता है प्लांट्स की मूवमेंट्स। प्लांट्स मूव कर सकते हैं और मूवमेंट के थ्रू रिस्पॉन्ड करते हैं। दो तरह की मूवमेंट होती है, ट्रॉपिक एंड नास्टिक। ट्रॉपिक मतलब होता है बेटा ऐसी मूवमेंट जिनसे ग्रोथ हो रही है, लाइट की तरफ बढ़ना, ग्रेविटी की तरफ बढ़ना, है ना। तो जो ग्रोथ हो रही है, उनकी डेवलपमेंट हो रही है, ऐसे मूवमेंट को कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। जैसे कि क्या क्या हो गया? फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, क्यूमोट्रोपिज्म एंड थिग्मोट्रोपिज्म। लाइट की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर लाइट को ऐसा रिस्पॉन्स लेके बढ़ रहे हैं तो फोटोट्रोपिज्म, ग्रेविटी को ऐसा रिस्पॉन्स लेके बढ़ रहे हैं तो जियोट्रोपिज्म, वाटर को ऐसा रिस्पॉन्स लेके बढ़ रहे हैं तो हाइड्रोट्रोपिज्म, और अगर केमिकल्स को ऐसा रिस्पॉन्स लेके चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं तो कीमोट्रोपिज्म, जस्ट लाइक अ पॉलन ट्यूब ग्रोथ जो कि केमिकल्स की वजह से होती है टुवर्ड्स द ओवरी। करेक्ट? तो ये आपके हो गए टॉपिक मूवमेंट्स। नास्टिक क्या होता है? फिर छुई मुई प्लांट देखा है आप लोगों ने? छुई मुई प्लांट लाइक टच मी नॉट प्लांट, उसको आप जब टच करते हो तो अपनी लिप्स को फोल्ड कर लेता है, तो उससे उसकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही लेकिन वो मूवमेंट है। तो ऐसी मूवमेंट जिसमें ग्रोथ नहीं होती लेकिन देयर इज अ मूवमेंट, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, उसको हम नास्टिक कहते हैं। जैसे कि थिग्मोनास्टिक जो आपकी होती है यहाँ पे। क्लियर? इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है बेटा जी, और हमने इसको भी निपटा लिया है। बात करते हैं अगले चैप्टर की कि आपके सिलेबस में मिड टर्म्स में नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आ रहा है। आप मुझे कमेंट करके बताइए,
उस पे भी आपको माइंड मैप मिल जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय, टेक केयर एंड ध्यान रखो। Unacademy. Let's crack it.